दोस्तों आज मैं आपको पृथ्वी की किडनी कहे जाने वाली आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों इनके नाम से ही पता चलता है कि ऐसी ज़मीन जहां मिट्टी की सतह और अंदरूनी हिस्सों में जल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। उदाहरण के तौर पे दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी में मिट्टी और पानी का ऐसा अनुपात होता है जिससे वो सख्त भी मालूम होती है और अंदर से नरम भी होती है, तो उसे ही हम वेटलैंड या फिर आर्द्र भूमि कहते हैं। दोस्तों आर्द्र भूमि का निर्माण दो तरीके से हो सकता है। एक तो प्राकृतिक रूप से बनने वाली आर्द्र भूमि होती है, जैसे कि कोई नदी बह रही है और वो नदी बार बार अपना रास्ता बदलती है। इसकी वजह से उसके आसपास की जो मिट्टी होती है उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है और आसपास जो है आर्द्र भूमि का निर्माण हो जाता है। वहीं अगर किसी इलाके में बाढ़ आ जाए और बाढ़ का पानी कहीं जमा हो जाए तो वहाँ की मिट्टी भी थोड़ी दलदली हो जाती है, गीली हो जाती है, तो वहाँ भी प्राकृतिक आर्द्र भूमि बन जाएगी। और अगर ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर के पिघलने की वजह से आसपास के इलाकों में जल स्तर बढ़ जाता है तो वहाँ भी आर्द्र भूमि का निर्माण हो जाता है। इस तरह निर्मित हुई आर्द्र भूमि को प्राकृतिक आर्द्र भूमि कहा जाता है, नेचुरल वेटलैंड। इसके बाद कुछ आर्द्र भूमियाँ मानव निर्मित भी होती हैं, यानी कि आदमी भी उसे बनाता है। इसको बनाना बहुत सिंपल है कि आप एक ज़मीन ढूंढो, एक बड़ी अच्छी ज़मीन, वहाँ पर मिट्टी और बजरी की बहुत सी चादर बिछा दो, यानी कि परतें बिछा दो, और साथ ही वहाँ पे पानी के पाइप लगा दो जहाँ से भी आप पानी ले रहे हैं। साथ ही उस मिट्टी और बजरी में कमल और साइप्रस जैसे पौधे लगा दो और घास की एक बहुत लंबी चादर बिछा दो। इससे धीरे धीरे पानी वहाँ आएगा पाइप से और वहाँ पे आर्द्र भूमि का निर्माण हो जाएगा। तो अब आप पूछेंगे कि आर्द्र भूमियों की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है जिसकी वजह से हमें इसे बनाना पड़ रहा है। तो देखो, जैसा कि मैंने कहा कि ये पृथ्वी की किडनी का काम करती हैं, यानी कि पानी जो आप इसके अंदर डालते हो वो उसको शुद्ध कर देती है। वो कैसे होता यह है कि जब ये पानी इस भूमि से होकर बहता है तो इस भूमि में जो भी पौधे, वनस्पति, घास लगे हुए हैं वो एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। यहाँ छोटे छोटे पौधे लगे हुए होते हैं जो तलछट और मोटे कणों को रोक देते हैं। होता क्या है कि अगर कोई भारी कण है वो बहते हुए आ रहा है पानी में, तो वो कैसे बहेगा? जब पानी का फ्लो बहुत तेज होगा। लेकिन आप पौधे लगा दो तो वो पौधे क्या करेंगे कि पानी की रफ्तार को धीमा कर देंगे। धीमा कर देंगे तो वो भारी कण अपने आप नीचे बैठ जाएगा। नीचे बैठ जाएगा तो सफाई हो जाएगी। इसके अलावा इन आर्द्र भूमियों के अंदर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया। ये करते क्या हैं कि पानी में मौजूद फास्फोरस और नाइट्रेट जैसे तत्वों को अवशोषित कर देते हैं, तोड़ देते हैं, खा जाते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा ना हो, ये फास्फोरस और नाइट्रेट को ना खाएं, तो ये नाइट्रेट और फास्फोरस पानी के साथ बहकर किसी जल निकाय में चले जाएंगे। जहां भी आप जल को संरक्षित कर रहे हैं वहां जाके ये पौधे शैवाल यानी काई पैदा कर देंगे, साथ ही जलीय पौधों की वृद्धि कर देंगे। अब ये जलीय पौधे जहां भी होते हैं वहां पर ये पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी कर देते हैं। पानी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो इस पानी में रहने वाले जीवों को तकलीफ होगी। मान लीजिए कि आप मछली पालन कर रहे हैं तो मछलियों को तकलीफ हो जाएंगी, धीरे धीरे करके वो मछलियां मर जाएंगी। तो ये जो पदार्थ होते हैं ये अच्छे नहीं होते। कौन कौन से? फास्फोरस और नाइट्रेट। इस पूरी प्रोसेस को यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। काई बनने की प्रोसेस को या जलीय पौधे पैदा करने की प्रोसेस को यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। और इसको कौन रोकता है? बैक्टीरिया रोकते हैं, सूक्ष्म जीव रोकते हैं। तो पानी की शुद्धि के लिए आर्द्र भूमि जरूरी हो जाती है। इसके अलावा जैव विविधता का संरक्षण भी यहाँ पे होता है। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर छोटे छोटे केंचुए और जीव पाए जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे बहुत से जल पक्षी रहते हैं। आपने देखा होगा ऐसे पक्षी जो सिर्फ दलदली भूमि पर रहते हैं उसे जल पक्षी कहते हैं, उनका आवास माना जाता है। तो बहुत सारे हजारों की तादाद में प्रजातियां इन आर्द्र भूमि पर रहती हैं। साथ ही सुंदरबन की जो आर्द्र भूमि है वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी रहता है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा अगर मत्स्य पालन करना हो तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, साफ़ पानी की, वो इस भूमि से प्राप्त होता है। और ये जो पूरी भूमि होती है, यहाँ की जो मिट्टी होती है वो कृषि के लिए बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि इसके अंदर पानी होता है। तो चावल और गन्ने जैसी फसलों के लिए ये मिट्टी अपने आप ही अच्छी हो जाती है। और साथ ही चूंकि यहाँ पे वन उग जाते हैं, मैंग्रोव वन और जंगल उग जाते हैं, तो पर्यटन के लिए जगह बहुत अच्छी हो जाती है। तो आर्द्र भूमि अपने आप में बहुत ज़रूरी होती है किसी भी देश के लिए या पूरे विश्व के लिए। तो अब होता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ आर्द्र भूमियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उनको रामसर साइट्स कहा जाता है। फिर से समझ लो, रामसर साइट्स या फिर रामसर भूमि कहा जाता है। रामसर कन्वेंशन 1971 के तहत
ऐसी आर्द्र भूमियों को संरक्षित किया जाता है। यह संधि जो है वो आर्द्र भूमियों के सतत उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देती है। भारत ने 1982 में इस कन्वेंशन को अपनाया और अब तक लगभग 89 रामसर स्थल घोषित कर चुका है। यानी भारत के अंदर अभी 2025 के अंदर 89 रामसर भूमियां हैं। ये एशिया में सर्वाधिक है और विश्व में तीसरे स्थान पर है। यानी भारत जो है आर्द्र भूमियों के मामले में एशिया में नंबर 1 पे है और पूरे विश्व में नंबर 3 पर है। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि भारत के कौन से राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश में कितनी आर्द्र भूमियां हैं। इन सब के नाम आपको याद नहीं रखने हैं, बस ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है। सबसे पहले जम्मू और कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे 5 आर्द्र भूमियाँ हैं, जिसमें वुलर झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे 1990 में आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। ये लगभग 189 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। इसके अलावा होकरा वेटलैंड जो कि 2005 में इसको किया था, 13.75 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसके अलावा सुरिनसर मानसर झीलें, इन्हें भी 2005 में ही घोषित किया गया था, 3.5 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हैं। इसके अलावा शालभुग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व, जिसे 2022 में घोषित किया गया था, 16.75 वर्ग किलोमीटर में फैली है। और आखिर में हागाम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व, जिसे 2022 में घोषित किया गया था, ये लगभग 8.01 वर्ग किलोमीटर में फैली है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट वेटलैंड हो जाती हैं, आर्द्र भूमियाँ हो जाती हैं जो जम्मू कश्मीर में हैं। इसके अलावा 2 लद्दाख के अंदर भी है। एक है त्योस्कार वेटलैंड जो कि 2020 में घोषित की गई थी, 95.77 वर्ग किलोमीटर में फैली है। और एक है तोसो मोरिरी झील, ये भी एक झील है जो कि 2002 के अंदर घोषित की गई थी, 120 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली है। तो ये दोनों ही केंद्रीय शासित प्रदेश हो जाते हैं। इनमें मिला के कितनी है? 7 हैं। तो इनको आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम हरियाणा की तरफ जाएं तो इसमें आपको 2 भूमियां मिलेंगी। एक तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि 2021 में घोषित किया गया था, 4.34 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके अलावा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी 2021 में घोषित किया गया था, 1.42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हरियाणा की 2 इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हिमाचल प्रदेश जाएंगे तो यहाँ भी हमें 3 आर्द्र भूमियाँ मिल जाएंगी। एक तो है चंद्रताल जिसे 2005 में किया गया था, एक है पौंग डैम झील जिसे 2002 में घोषित किया गया था, और एक है रेणुका वेटलैंड जिसे 2005 में घोषित किया गया था। ये सब अच्छे खासे एरिया में फैली है। इसमें भी जो पौंग डैम झील है वो 156.62 वर्ग किलोमीटर में फैली है। तो इसे इंपॉर्टेंट याद रखना क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया के अंदर फैली है। इसके बाद अगर आप पंजाब जाओगे तो यहाँ पे आपको 6 वेटलैंड मिलेंगी। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ पे कृषि बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ कृषि है, नदियाँ हैं, वहाँ पे तो आपको आर्द्र भूमि मिलेगी ही मिलेगी। पंजाब में सबसे पहले आता है ब्यास संरक्षण रिजर्व जिसे 2019 में घोषित किया गया था, 64.28 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसके अलावा हरिके झील जिसे कि 1990 के अंदर घोषित किया गया, 41 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसके अलावा कांजली झील जिसे 2002 में घोषित किया गया, वो 1.83 वर्ग किलोमीटर में फैली है। केशवपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व 2019 में घोषित किया गया, 3.439 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि 2019 में घोषित किया गया, 1.16 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और रोपड़ झील ये से 2002 के अंदर घोषित किया गया, ये 13.65 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि एक पूरा राज्य हो, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ आर्द्र भूमि का ही आता हो, क्योंकि ये बताता है कि उस राज्य के अंदर नदियाँ कितनी हैं, वहाँ पे वर्षा कितनी होती है, पानी कितना आता है, कृषि कितनी होती है। तो आप आर्द्र भूमि से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना अनाज पैदा करता होगा। इसके बाद आप उत्तराखंड की तरफ देखोगे तो यहाँ पे एक आपको आर्द्र भूमि मिलेगी जिसका नाम है आसन संरक्षण रिजर्व जो कि 2020 में घोषित की गई थी, लगभग 4.4 वर्ग किलोमीटर में फैली है। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में जब आप आओगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में ये दूसरा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा वेटलैंड पाई जाती है, आर्द्र भूमि पाई जाती है। पहली है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे 2022 में घोषित किया गया, लगभग 29 वर्ग किलोमीटर में फैली है। दूसरी है हैदरपुर आर्द्र भूमि जो कि 2021 में घोषित की गई थी, 69.08 वर्ग किलोमीटर में फैली है। तीसरी है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो कि 2019 में घोषित किया गया, 2.24 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
इसके बाद पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य, ये भी 2019 में घोषित किया गया, 7.22 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके बाद समन पक्षी अभ्यारण्य, ये भी 2019 में घोषित किया गया, 52.63 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके बाद समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, इसे भी 2019 में घोषित किया गया, 79.94 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके बाद सैंडी पक्षी अभ्यारण्य, इसे भी 2019 में घोषित किया गया, 30.85 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके बाद सरसई नवार झील, इंपॉर्टेंट है, सरसई नवार झील, इसे भी 2019 में घोषित किया गया, लगभग 16.13 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके बाद आप सुर सरोवर की तरफ आओगे तो ये भी 2020 में घोषित किया गया था, लगभग 4.31 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और आखिर में ऊपरी गंगा नदी, जिसे ऊपरी गंगा नहर भी कहते हैं, उसका जो ब्रजघाट से लेके नरोरा खंड है, वो जो पूरा एरिया है उसे आर्द्रभूमि बनाया गया 2005 के अंदर, लगभग 265.9 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है। काफ़ी बड़ा है, तो इसे आपको याद रखना है। तो ये 10 इम्पॉर्टेंट आर्द्रभूमियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर पाई जाती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम राजस्थान जाएं तो राजस्थान में 2 इम्पॉर्टेंट आर्द्रभूमियाँ हैं। एक है केवलादेव घाना नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता होगा कि ये यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर बनाया हुआ है, प्राकृतिक विश्व धरोहर। 1981 में इसे आर्द्रभूमि का दर्जा मिला और यह 28.73 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है। इसके बाद राजस्थान में ही सांबर झील भी पाई जाती है, खारे पानी की झील है, आपको पता होगा। 1990 में इसे आर्द्रभूमि का दर्जा मिला, लगभग 240 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क और सांबर झील दोनों राजस्थान के अंदर मौजूद है, याद रखना है। इसके बाद हम थोड़ा पूर्व और उत्तर पूर्व की तरफ चलें तो यहाँ पे आपको याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ के राज्यों में लगभग एक आर्द्रभूमि ही है। जैसे कि सबसे पहले असम आता है, तो असम में आपको मिलेगा दीपोर बिल। दीपोर बिल को 2002 के अंदर घोषित किया गया था, 40 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है ये। त्रिपुरा आओगे तो त्रिपुरा में आपको रुद्रसागर झील मिलेगी, इसे 2005 में घोषित किया गया, लगभग 2.4 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। त्रिपुरा के बाद अगर आप मिज़ोरम आ जाओगे तो मिज़ोरम में है पाला आर्द्रभूमि, जिसे 2022 में आर्द्रभूमि घोषित किया गया, 18.5 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। मणिपुर आओगे तो मणिपुर में पाई जाती है लोकतक झील, बहुत ही फेमस है। 1990 में इसे आर्द्रभूमि घोषित कर दिया गया था, 266 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली है। तो चारों ही राज्य इंपॉर्टेंट है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। साथ के साथ आप बिहार भी देख लो, क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ एक ही आर्द्रभूमि है जिसको कबरताल वेटलैंड या फिर कबरताल आर्द्रभूमि कहा जाता है। साल 2020 में इसे घोषित किया गया, 26.20, याद रखना 26.20 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली है। तो असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और बिहार सबको एक साथ याद रख सकते हो, एक ही है। उत्तराखंड में भी एक ही है, तो एक एक जहाँ पे है उनका आप अलग सेक्शन बना लेना। बात अगर पूर्व की हो रही है तो हम एक बार पश्चिम बंगाल की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 आर्द्रभूमियाँ हैं। एक तो है पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि, जिसे 2002 में घोषित किया गया, 125 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। और एक है आपका सुंदरबन डेल्टा, ऑब्वियसली इसकी बात तो करनी ही पड़ेगी। 2019 में इसे आर्द्रभूमि घोषित किया गया है और 4230 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कह सकते हो इसको आप भारत की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत और बांग्लादेश आपस में शेयर करते हैं इसको, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम ओडिशा चलें तो यहाँ पे भी आपको 6 इंपॉर्टेंट आर्द्रभूमियाँ मिलेंगी। ओडिशा की बात हो रही है तो सबसे पहले चिल्का की ही बात करनी पड़ेगी। चिल्का झील ये बहुत ही फेमस है। 1981 में इसे आर्द्रभूमि घोषित किया गया, 1165 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट झील है, अलग अलग तरीके से इससे सवाल बनता है। इसके अलावा भीतरकनिका मैग्रोव, भीतरकनिका मैग्रोव के नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे मैग्रोव वन है। 2002 के अंदर इसे आर्द्रभूमि घोषित किया गया, 650 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोनों ही बहुत बड़ी हैं। इसके अलावा एक तामपारा झील और है जिसे 2022 के अंदर घोषित किया गया, 3 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली है। हीराकुंड जलाशय, इसे 2022 के अंदर घोषित किया गया, 654 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। अनसुपा झील, इसे भी 2022 में घोषित किया गया, 2.31 वर्ग किलोमीटर में फैली है। और आखिर में सतकोसिया गॉर्ज,
जिसे 2022 में घोषित किया गया, और ये लगभग 981.967 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। तो अब आप देख सकते हो कि 981, 654, 650, 1150, कितनी बड़ी बड़ी वेटलैंड यहाँ पे है, कितनी बड़ी बड़ी आर्द्र भूमियाँ हैं। तो ओडिशा अपने आप में बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो इसे तो आपको ज़रूर याद रखना है। अब पूर्व से थोड़ा सेंटर की तरफ आ जाएं तो मध्य प्रदेश आता है। यहाँ पे आपको 4 इंपॉर्टेंट आर्द्र भूमियाँ मिलेंगी। एक है भोज आर्द्र भूमि, जिसे 2002 के अंदर घोषित किया गया, 32.01 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। सांख्य सागर, इसे भी 2022 में घोषित किया गया, 2.48 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यशवंत सागर 2022 में घोषित किया गया, 8.22 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और आखिर में सिरपुर आर्द्र भूमि, जो कि 2022 में घोषित की गई, लगभग 1.61 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट हो जाती है मध्य प्रदेश की, इन्हें आपको याद रखना है। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 3 आर्द्र भूमियाँ मिलेंगी। महाराष्ट्र की बात हो और लोनार झील की बात ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। लोनार झील को 2020 में आर्द्र भूमि घोषित किया गया, लगभग 4.27 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली है। इसके बाद ठाणे क्रिक, इसका नाम भी आपने सुना होगा। ठाणे क्रिक को 2022 में आर्द्र भूमि घोषित किया गया, 65.21 वर्ग किलोमीटर में फैली है। और एक है नांदूर मदम महेश्वर, इंपॉर्टेंट है, नांदूर मद महेश्वर जिसको कहते हैं, 2019 में इसे घोषित किया गया, 14.37 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। तो महाराष्ट्र में तीनों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लोनार को स्पेशली याद रखना। इसके बाद गोवा की बात करें तो छोटा सा है गोवा, सिर्फ एक ही आर्द्र भूमि वहाँ पे है, वो है नंदा झील, 2022 में घोषित की गई, 0.42 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली है, ज़्यादा एरिया नहीं है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में भी एक ही आर्द्र भूमि है जिसको कोल्लेरू झील कहा जाता है, 2002 के अंदर घोषित की गई थी, लेकिन 901 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है, तो अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। तो गोवा और आंध्र प्रदेश को भी एक वाली लिस्ट में डाल दो, जिन जिन राज्यों में सिर्फ एक ही आर्द्र भूमि है। बात करें गुजरात की तो गुजरात में 4 आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले आती है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको 2022 के अंदर घोषित किया गया, 6.05 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। इसके बाद आता है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, जिसे 2012 में आर्द्र भूमि घोषित किया गया, लगभग 120 वर्ग किलोमीटर में फैला है। थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, इसे 2021 में घोषित किया गया, 6.99 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और आखिर में वाधवाना वेटलैंड, जिसको वाधवाना आर्द्र भूमि भी कहते हैं, 2021 में इसे घोषित किया गया और लगभग 2 किलोमीटर की परिधि वाले क्षेत्र में फैली हुई झील है ये, तो इसे आपको याद रखना है। अब हम आते हैं इस लिस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट राज्य के ऊपर, जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लगभग 20 इंपॉर्टेंट आर्द्र भूमियां हैं वर्तमान में। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको 20 की 20 आर्द्र भूमियां याद रखनी है, आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है, तमिलनाडु में है, 20 है। दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। इस तरीके से आप चल सकते हैं। बाकी कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिसमें सिर्फ एक एक है, उनको याद रखना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन 10 या 20 आर्द्र भूमियां याद रखना बहुत मुश्किल है। तो इनके नामों से आपको सवाल नहीं आएगा, बस आपको ये याद रखना है सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि कौन से राज्य में है, तमिलनाडु में। इसके बाद अगर आप कर्नाटक की तरफ जाओगे तो यहाँ भी आपको 4 इंपॉर्टेंट आर्द्र भूमियाँ मिलेंगी, और केरल में जाओगे तो 3 मिलेंगी। इन सभी आर्द्र भूमियों को लगभग 2002 से लेके 2024 के बीच में घोषित किया गया है, और ये भी छोटे छोटे इलाकों में फैली हुई है। अगर स्पेशली आपको याद रखना है तो केरल की ये जो वेम्बाड कोल वेटलैंड है, इसे ज़रूर याद रखना, क्योंकि 1512.5 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसका एरिया बहुत बड़ा है, जिसका एरिया बड़ा होता है वो इम्पोर्टेंट अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे प्रजातियाँ और अलग अलग टाइप के पौधे पाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक बात आपको याद रखना ज़रूरी है कि भारत में या पूरे विश्व में हर साल 4 या 5 ऐसी जगह होती हैं जिन्हें नई आर्द्र भूमि बनाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप हर बार याद करते हुए जाओगे, लेकिन आपका ये याद रखना ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमियाँ कहाँ घोषित की गई हैं, क्योंकि ये सिर्फ आर्द्र भूमियाँ नहीं हैं, इनको रामसर साइट्स के नाम से बुलाया जाता है, रामसर भूमियाँ। ये रामसर भूमियाँ वैश्विक स्तर पे सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ये बिल्कुल विश्व विरासत स्थलों की तरह है, जो प्रकृति के लिए ज़रूरी मानी जाती हैं और कई कामों में आती है, जैसे पानी की शुद्धि या फिर जैव विविधता के लिए, पौधों के लिए, वनस्पति के लिए। तो इन सबको स्पेशली याद रखने की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि आर्द्र भूमि क्या होती है,
रामसर भूमि क्या होती है और हमारे देश में किस हिसाब से आर्द्र भूमियाँ फैली हुई है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इस वीडियो के अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।